मॉर्निंग मेरे प्यार प्यार क्यूट सवाल बना तो कैसे हो तुम लोगों को तो मैं सर एक ना एक बंदा को बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी ना एकदम ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते क्या क्या है। लास्ट टाइम अपन लोगों ने पढ़े थे भैया फाइनेंशियल डिसीजन, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे भाई, जिसको अपन फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। और फाइनेंशियल डिसीजन के तीन सब पार्ट है। एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले अपन लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम इन्वेस्टमेंट का जब डिसीजन लेने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें उसे अफेक्ट कर देगी जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बेसिकली यही चीज़ है, जो कोई भी चीज़ हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आवाज़ आ रही है सर आपके पास? आ तो रही होगी भगवान, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे भैया इन्वेस्टमेंट फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कोई भी उसे अफेक्ट कर देगा, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एसेट इन विच द फंड विल बी इन्वेस्टेड, यानी उस एसेट को सिलेक्ट करना जिसमें हम वो फंड डालेंगे। कौन सा असेट हो सकता है? या तो करंट असेट हो सकता है या तो नॉन करंट असेट हो सकता है, उसे सिलेक्ट करना, उसी को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। सिलेक्टिंग असेट इन विच द फंड विल बी इन्वेस्टेड, बैलेंसिंग रिस्क, कि रिस्क जो है बैलेंस्ड हो और रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो, जिससे हम शेयर होल्डर की वेल्थ जो है उसे बढ़ा सके, यानी रिस्क मिनिमम हो और होने वाला जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो, जिससे हम शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ा सके, तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी दो टाइप के डिसीजन आते हैं, जैसे हमने देखे कि हम या तो नॉन करंट असेट में लगा सकते हैं पैसा या तो करंट असेट में लगा सकते हैं पैसा। यार मैं सोच रहा हूँ तुम्हें पता है कि नहीं पता है, फिर भी बता देता हूँ। करंट असेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, और नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा चलता है। बस इतना याद रखो गाइस। एज अ टीचर, ये टीचर नहीं अभी तो प्रोफेशनली नहीं, एज अ एजुकेटर ऑन यूट्यूब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अभी। तो तुम्हें स्क्रैच से बताऊं। टाइप्स ऑफ डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। जब हम नॉन करेंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हद तक हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक गलत मूव की वजह से हमारा बिजनेस आगे तक सफ़र करेगा 1-2 साल तक, और आर ऑफ्टन इरिवर्सिबल। एक बार बड़ा पैसा लग गया, जैसे अभी अपन ने गाइस फ़ोन खरीदे बहुत प्यारा सा, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर बहुत तगड़ा फ़ोन लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर मैं ये इसमें कोई गलती कर देता तो भैया ये लॉन्ग टर्म के लिए, अब मैं इसको नहीं बदल सकता भाई, अब ये फ़ोन जो मिला है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल डिसीजन होता है जब भी बड़ी अमाउंट लगती है, और ऑफ्टन हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ही बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करता है। अगर अच्छा लिए तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, पर यहीं पे गलती कर दी तो सब चीज़ें धड़ाम से गिरेगी। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में ये हमें बताता है, अपना असली रंग दिखाता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वॉल्व मैनेजिंग करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट के ऊपर पैसा लगाना, जैसे कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, और तुम कह सकते हो डेटर्स, इन सब में पैसा लगाना, रॉ मटेरियल में पैसा लगाना, वर्किंग प्रोग्रेस, सैलरी, एक्सपेंसेस, ऑल दोस एक्सपेंसेस फॉर स्मूथली डेली ऑपरेशन एंड इमीडिएट रिटर्न्स। इस ये तुरंत रंग दिखाता है भाई, इमीडिएटली बताएगा कि हाँ भैया इस चीज़ का ये इफेक्ट हुआ है, हाँ भैया इस चीज़ का ये इफेक्ट हुआ है। समझ में आया होगा भाई। समराइज़ करने से पहले एक वार्तालाप हो जाएगा इस, तो भाई वार्तालाप कुछ ये है, अगर मैं बताऊँ इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं रहेगा तो इंसान इतना ज़्यादा गंवार है, वो स्ट्रगल खुद ही क्रिएट कर लेगा। मेरे साथ यही हुआ भाई, मुझे पता था कि भाई मुझे सुबह 7 बजे उठ के रिकॉर्ड करना रहेगा, क्योंकि नए फ़ोन को टेस्ट भी करना है, माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अपन वायर्ड माइक यूज़ कर रहे हैं, और आजकल के फ़ोन का तो सिस्टम ही यही है। पहले चार्जर नहीं दे रहे थे, अडेप्टर भी नहीं दे रहे थे, यूएसबी पिन भी नहीं दे रहे थे, अब उसमें लगने वाला जो जैक पोर्ट है ना, वो भी नहीं दे रहे। वाह वाह, ऐसे ऐसे साले पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। तुम्हारा भाई भी स्ट्रगल खुद खुद क्रिएट करता है, पता। मुझे पता था सुबह रिकॉर्ड करना रहेगा, और मेरी पढ़ाई हो गई थी भाई 10:30 तक, मैं सोने जाना 1 बजे तक फ़ोन चला रहे बेवकूफ़ की तरह, गवार लत्थड़ गवार। एक बार समराइज कर देते गाइस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं भाई, वो डिसीजन जिसमें हम
एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और बेसिकली ये डिसीजन है, तो हम डिसाइड करेंगे वेदर वी वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक नॉन करेंट एसेट्स एंड वेदर वी वांट टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स और you can say current asset. This basic decision whether we want to do that or that, like whether we want to invest on long term or short term, this particular decision is known as the investment decision. तो इसमें दो तरीके के लेते हैं डिसीजन, जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में लिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म एसेट्स में लिए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. उम्मीद करता हूँ भैया समझ में आया होगा. उम्मीद नहीं करता हूँ, अगर नहीं भी समझ में आया होगा भाई कमेंट करना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है. फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, यानी ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते कैपिटल. देखो लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग वर्ड का भी मतलब समझ में नहीं आता है, तो अपन वो भी क्लियर कर देते हैं. फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, यानी ऐसे चीज़ें, ऐसे तर्क जो अफेक्ट करेंगे हमारे ये डिसीजन लेने में, यानी कि ऐसे तर्क जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि हम ये करें कि नहीं करें. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट छोड़ो, कैश फ्लो. अगर मान लो भाई कैश फ्लो अच्छा आ रहा जा रहा है, ठीक है, दो चीज़ें रहनी चाहिए. पहली चीज़ कैश फ्लो होना भी चाहिए. अगर नहीं हुआ, मान लो साल में 4-5 ट्रांजैक्शन हो रहे, बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पर भाई अगर ऐसे गिनती के ट्रांजैक्शन होंगे ना, तो फिर हम लोग जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीद ही नहीं सकते. ईएमआई में भी उठाओगे तो रेगुलर बेसिस पे पैसा नहीं आएगा, तो ईएमआई भी नहीं चुका पाएंगे. और बहुत कम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो होने वाला प्रॉफिट भी कम होगा, पैसा भी कम आ रहा है. दूसरी चीज़, इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए और जो आउटफ्लो है ना भाई वो कम होना चाहिए. दोनों चीज़ें इसमें कंसीडर करना भाई कैश फ्लो में. पहला कैश फ्लो होना भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और दूसरा इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए और आउटफ्लो जो है ना गाइस वो कम होना चाहिए. ठीक है भैया. एनालाइजिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड आउटफ्लो, इसमें दो चीज़ें याद रखना भाई ध्यान से. रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न जो होता क्या है भाई, पहले ये समझो. हम लोग क्या करते हैं भाई, जब भी कोई भी एसेट खरीदते हैं ना, उसका आरओआई कैलकुलेट करते हैं, यानी फ्यूचर में ये कितने % हमें फ़ायदा देगा. जैसे मान लो 1 लाख का एसेट लिए, तो अपन ने एक, अब देखो ये मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी अपन लोग के पास वो साधन नहीं है जिसमें मैं लिख के बता सकूं, पर मैं तुम्हें ये मुंह से बता सकता हूं कि आरओआई को कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, और ये थोड़ा एंटिसिपेटेड होता है क्योंकि तुम कैसे बता सकते हो कि कितना % जो है हमें फ़ायदा होने वाला है. तो आरओआई क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इससे रिटर्न कितना मिलेगा. बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग तुम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो. जैसे मान लो अपन ने बैंक में पैसा इन्वेस्ट करे, तो कुछ % ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो उसे तुम आरओआई कह सकते हो. ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो उसकी एक % डिसाइड रहती है कि भैया हम आपको 2% जो है इंटरेस्ट देंगे, तो जो 2% है वो आरओआई है. चलो भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें समझ में आ गई. अब हम कोई भी मशीनरी जब खरीदते हैं ना, तो उसका भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कैलकुलेट करते हैं. कौन करता है, सीए करता है. ये सब लोग पता है बहुत तेज रहते हैं, ये लोग करें, अभी अपन को इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट से जो हमें रिटर्न मिलेगा उसे कहेंगे. पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़, हमेशा जो आरओआई होना चाहिए, यानी उस इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए उस पर रिस्क इन्वॉल्व से. इसका क्या मतलब है भाई, बहुत सिंपल सा मतलब है गाइस. अगर मान लो आप लोगों ने 1 लाख का लोन लिए जिसमें आपको 10% का इंटरेस्ट जो है वो चुकाना पड़ रहा है, तो हम वो जो 10% का इंटरेस्ट है ना उसे रिस्क मान लेते हैं. इसी प्रकार से अब हमने वो जो 1 लाख रुपए उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिए और उससे फिर आरओआई कैलकुलेट करके कि भैया हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है. ठीक है, अगर और मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 9% मिल रहा है, इसका मतलब भैया जो एक्सपेक्टेड इन्वॉल्व रिस्क है वो ज़्यादा है देन, सॉरी, रिस्क इन्वॉल्व है वो ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड आरओआई जो है वो कम है. ये तो बिल्कुल बेकार डिसीजन है भाई, फिर हमें तो नुकसान हो जाएगा. तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आरओआई जो है वो रिस्क इन्वॉल्व से ज़्यादा है कि नहीं. अगर इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी, और अगर आरओआई कम हो गया और रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा हो गया तो ये बहुत बेकार डिसीजन होगा. तो आरओआई और रिस्क इन्वॉल्व दोनों को भाई कंपेयर भी कर लेना अगर तुम भाई कुछ लेने वाले हो तो. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है भाई, अदर देन उस चीज़ के बेसिक फंक्शन के अलावा कि भैया ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उसके अलावा जो कोई भी वो अदर देन डैट हम क्या दे सकते हैं,
अदर बेनिफिट्स उसके मेन बेनिफिट के अलावा, जैसे मान लो टैक्स में कंसेशन मिल गया, उनने बता दिया। अब देखो मेन चीज़ क्या है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। अब अदर देन प्रोडक्टिविटी जो कोई भी उसके बेनिफिट्स रहेंगे ना, उसे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहेंगे। जैसे वो कब तक हमें ROI देना चालू कर देगी, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना चालू कर देगी, पे बैक करना चालू कर देगी। इसमें हमें कौन कौन से बेनिफिट्स अदर देन उसका मेन बेनिफिट जो है उसके अलावा क्या मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट है हम उसे काट सकते हैं, क्या हमें उसे EMI में अगर ले रहे हैं तो उसमें अलग से इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, अदर देन उस चीज़ के मेन बेनिफिट के अलावा, या सप्लायर से हमारी अच्छी दोस्ती है, वो प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीट कर रहा है कि नहीं, यानी अदर देन उस चीज़ के मेन फ़ायदे के अलावा जो अदर फायदेस देती है ना, फायदेस, तो उसको ही हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहते हैं। रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हो सकता है भाई बहुत बड़ा रिस्क होता है भाई। अगर मान लो तुमने कोई मशीनरी ली हो और तुम्हें लगता है कि विद इन 1 मंथ इससे बेटर आ जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। या फिर तुम मान लो तुमने बहुत बड़ा कोई मशीनरी खरीदे और उससे जो तुमने एक्सपेक्ट करे थे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतनी नहीं बढ़ी, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, तो दूसरा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन है भाई, हो सकता है उतना रेट ऑफ रिटर्न ना मिले जितना हमने सोच के रखे है। ठीक है, फिर आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंशंस। देखो भाई हम बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, फ्यूचर में हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़े। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें उस प्रोडक्ट में दिखेगी तो हम उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर देंगे। जैसे अपन लोग को दिख रहा था भाई फ़ोन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हाँ यही सोच के लिया हूँ भाई, मैं रिकॉर्डिंग के लिए लिया हूँ। ठीक है, 60 FPS बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथली चल रहा है, एडिटिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में उस चीज़ का फ़ायदा होगा तभी अपन उसे लेंगे। अगर मान लो फ्यूचर में उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उससे बेटर वाली चीज़ आपको विद इन 1 और 2 मंथ मिल जाएगी, तो अपन उसे लेंगे नहीं लेंगे। या फिर अगर फ्यूचर में उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जगह और घटा ही दिया तो फिर कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं बिफोर टेकिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक बार आखिरी बार समराइज करते हैं गाइस। सबसे पहले आता है कैश फ्लो। अगर प्रॉपर कैश फ्लो होगा तो हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन करेंगे, अगर प्रॉपर कैश फ्लो नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हम लोग वो डिसीजन जो है वो लेंगे, पर अगर वो कम है तो हम वो डिसीजन नहीं लेंगे। अब इसे कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बता सकता, वो अपन बाद में कभी जानेंगे, नहीं तो तुम किसी CA वाले भैया से पूछ लेना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व अदर देन मेन बेनिफिट जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उसके अलावा जो कोई भी चीज़ हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहते हैं। अगर ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के तो हम सोच सकते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में, पर अगर नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे। रिस्क, अगर अनसर्टेनिटी का जो है भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी अगर भाई अनसर्टेनिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि हमें उतना रिटर्न ना मिले, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे भाई, क्योंकि पहली चीज़ है इरिवर्सिबल डिसीजन है। अगर एक बार ले लिए ना तब तो ये नहीं सोचिए हम तो बेच देंगे, तब बहुत बड़ा नुकसान करके वो बिकेगी। ठीक है, इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जितना रिटर्न सोचे अगर उतना रिटर्न नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर भाई हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर वो फ्यूचर में हमें एक्सपेंशन करने में, फ्यूचर में ग्रोथ करने में मदद करेगा तो ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है भैया जी, उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है सो मेक श्योर टू कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना गाइस, बहुत मज़ा आती है जब तुम लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। A huge shout out to कार्तिके विश्वकर्मा, आपका जो भी नाम है, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका सरनेम नहीं समझ पा रहा था, कार्तिके। तो भाई आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया भाई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो को देखते रहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।